हेलो दोस्तों, हम लोगों ने केमिकल रिएक्शंस का कैरेक्टरिस्टिक्स ख़त्म कर लिया है। अब हम लोग केमिकल इक्वेशन पढ़ेंगे कि केमिकल इक्वेशन क्या होता है। तो केमिकल इक्वेशन कुछ और नहीं, केमिकल रिएक्शन को ही रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है। तो हम समझते हैं कि किसी केमिकल रिएक्शन को कैसे कैसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो पहला हम ये देखते हैं। तो हम लोग पढ़ चुके हैं इवोल्यूशन ऑफ गैस में, मैंने बताया था कि कोई भी मेटल जब एसिड से रिएक्ट करता है तो वो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करता है। उसी का ये एग्जांपल है कि जिंक मेटल रिएक्ट्स विथ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टू फॉर्म जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन गैस। तो ये भी रिएक्शन को ही रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है कि लैंग्वेज में लिख दिया रिएक्शन को। और दूसरा तरीका है कि जो चीज़ें हो रहा है उसको आप लिख दीजिए। जिंक reacts with sulfuric acid to produce zinc sulfate and hydrogen gas। ये दोनों रिएक्टेंट हो गया और ये दोनों प्रोडक्ट हो गया। ये इससे रिएक्ट करके ये और ये बना रहा है। एक ये तरीका हो गया। और एक तीसरा तरीका ये है कि जिंक पूरा ना लिख करके जिंक के बदले जिंक का सिंबल लिख दीजिए। सल्फ्यूरिक एसिड पूरा ना लिख करके उसके बदले उसका केमिकल फार्मूला लिख दीजिए। जिंक सल्फेट पूरा ना लिख के उसके बदले उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला लिख दीजिए। और हाइड्रोजन पूरा ना लिख के उसके बदले उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला लिख दीजिए। तो ये जो आपने सिंबल और फार्मूला का यूज किया है, इसको हम लोग बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ सिंबल्स एंड फार्मूला ऑफ सब्सटेंस इन्वॉल्व्ड इन इट इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। दोस्तों, केमिकल इक्वेशन देखने के बाद अब हम लोग देखेंगे कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होता है और अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होता है। आप लोगों ने इससे पहले बैलेंस और अनबैलेंस दो जगह देखा और सुना होगा। एक जगह फिजिक्स में आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे ये कोई ऑब्जेक्ट है, अगर ऐसा कहा जाए कि इस पे बैलेंस्ड फोर्स लग रहा है तो इसका मतलब है कि जितना फोर्स इधर से लग रहा है उतना ही फोर्स इसके अपोजिट साइड से भी लग रहा है। यानी कि अगर इधर 5 न्यूटन का फोर्स है तो इधर से भी 5 न्यूटन का फोर्स लगे तो हम ये कहते हैं कि बैलेंस्ड फोर्स इस पे लग रहा है। ठीक उसी तरह से आप लोग बैलेंस सबसे पहले सुने होंगे कि तराजू को बैलेंस कहते हैं हम लोग। मतलब उसमें एक पलड़े में जितना वजन है अगर उतना ही वजन दूसरे पलड़े में लटका दिया जाए तो हम लोग कहते हैं कि ये बैलेंस हो गया। तो ठीक उसी तरह केमिकल इक्वेशन में भी रिएक्टेंट के साइड और प्रोडक्ट के साइड प्रत्येक एलिमेंट का एटम अगर बराबर कर दिया जाए तो उसे हम लोग कहेंगे कि ये बैलेंस्ड इक्वेशन है। अब इसको हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं। ये एग्जाम्पल जो हम लोग देखने जा रहे हैं, ये एग्जाम्पल मैं इससे पहले भी पढ़ा चुका हूँ आपको इवोल्यूशन ऑफ गैस में, कि यहाँ हाइड्रोजन गैस निकलता है। जब मेटल का रिएक्शन एसिड से होता है तो साल्ट बनता है और हाइड्रोजन गैस निकलता है। चलिए अब अभी हम लोग इसका बैलेंसिंग देखते हैं। इसको बैलेंस्ड इक्वेशन होने के लिए प्रत्येक एलिमेंट का एटम दोनों साइड बराबर होना चाहिए। जैसे जिंक का एटम जितना रिएक्टेंट के साइड है उतना ही प्रोडक्ट के साइड भी होना चाहिए। तो जिंक का एटम रिएक्टेंट के साइड 1 है और प्रोडक्ट के साइड भी 1 है। तो जिंक यहाँ पे बैलेंस्ड है। उसी तरह हाइड्रोजन का देखें तो हाइड्रोजन का इधर 2 एटम है, इधर भी हाइड्रोजन का 2 एटम है, तो हाइड्रोजन भी बैलेंस्ड है। उसी तरह से सल्फर का देखें तो इधर भी 1 एटम, इधर भी 1 एटम, तो सल्फर भी बैलेंस्ड है। ऑक्सीजन का देखें तो इधर 4 एटम है और इधर भी 4 एटम है, तो ऑक्सीजन भी बैलेंस्ड है। मीन्स इस रिएक्शन में जितना भी एलिमेंट इन्वॉल्व हुआ है प्रत्येक एलिमेंट का एटम रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड इक्वल है। तो ऐसे ही केमिकल इक्वेशन को हम लोग बैलेंस्ड इक्वेशन बोल देते हैं, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब हम लोग देखेंगे अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन किसे कहते हैं। तो आप लोग नाम से ही समझ गए होंगे, वैसा केमिकल इक्वेशन जिसमें दोनों साइड प्रत्येक एलिमेंट का एटम बराबर ना हो। कोई एक एलिमेंट का कोई भी एटम ऐसा हो जो कि दोनों साइड बराबर ना हो रहा हो, उसको हम लोग इस एग्जाम्पल से बेटर समझते हैं। जैसे हाइड्रोजन इधर 2 है, इधर भी 2 है, रिएक्टेंट के साइड 2 हाइड्रोजन, प्रोडक्ट के साइड भी 2 हाइड्रोजन। अब ऑक्सीजन को देखते हैं तो रिएक्टेंट के साइड तो 2 ऑक्सीजन है, लेकिन प्रोडक्ट में आप देखें
तो एक ही ऑक्सीजन है। इसका मतलब अगर एक भी एलिमेंट का एटम बराबर नहीं हुआ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के साइड, तो उसको हम बोल देंगे कि ये अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। अब यहाँ पे एक बात समझिए कि इस रिएक्शन को देख के क्या लग रहा है कि इधर 2 हाइड्रोजन था, प्रोडक्ट में भी 2 हाइड्रोजन आ गया। रिएक्टेंट के साइड 2 ऑक्सीजन था, लेकिन प्रोडक्ट में एक ही ऑक्सीजन आया। इसका मतलब क्या कि एक ऑक्सीजन बीच में ही डिस्ट्रॉय हो गया। एक ऑक्सीजन जो है वो प्रोडक्ट तक पहुंचा ही नहीं। रिएक्टेंट से तो 2 ऑक्सीजन चला था, लेकिन प्रोडक्ट तक एक ही ऑक्सीजन पहुंचा। मतलब रास्ते में एक ऑक्सीजन डिस्ट्रॉय हो गया, और वो रास्ता क्या है? केमिकल रिएक्शन। लेकिन हम लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा था लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन में, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, कि मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन के दौरान न तो मैटर को क्रिएट किया जा सकता है, न ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। मीन्स हर केमिकल रिएक्शन जो होता है वो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के हिसाब से ही होता है, वरना ये जो हम लोग पढ़े थे लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन वो वायोलेट हो जाएगा। तो यहाँ से ये कंक्लूजन निकला कि जो भी रिएक्शन दुनिया में हो रहा है, हर रिएक्शन बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के हिसाब से ही हो रहा है। इसीलिए हमको केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने की जरूरत है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। तो अब हम लोग बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन पढ़ें उससे पहले हम लोग कुछ बात और समझ लेते हैं। जैसे अगर यहाँ बैलेंस करने का बात करें तो कुछ लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि ये जो O2 लिखा हुआ है उसका ये 2 गायब कर दो, हो गया बैलेंस। इधर एक ऑक्सीजन, इधर एक ऑक्सीजन। लेकिन आप ऐसा नहीं कर सकते। आप ऐसा इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे वही फॉर्मूला लिखा जाएगा जिस फॉर्म में ऑक्सीजन नेचर में एग्जिस्ट करता है। तो ये आपको याद रखना होगा कि ऑक्सीजन O2 के फॉर्म में ही एग्जिस्ट करता है। इसी तरह से कुछ और बातें याद रखनी होगी, जैसे हाइड्रोजन H2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, नाइट्रोजन N2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, फ्लोरीन F2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन ये तीनों भी Cl2, Br2 और I2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो ये सब डाई एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। तो इनको आप चाहें तो याद रख लें, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। या आप इतना याद रखें कि जो मॉलिक्यूल दिया है उस मॉलिक्यूल में से आप एटम को घटा नहीं सकते, है ना। बैलेंस करने के लिए आप इसमें मल्टीप्लाई कर दें। बैलेंसिंग मैं अभी डिटेल में सिखाऊंगा आपको कैसे करना है, बट इतना ध्यान रखें कि आप एटम को ऐसे हटा नहीं सकते कि 2 था तो उसको कट करके 1 बना दिया, ऐसे नहीं कर सकते। तो चलिए हम अब लोग समझेंगे बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन।